भारत में संस्कृत विषय का अध्ययन करके स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट आदि उपाधियां प्राप्त करके आजीविका का जो सबसे बड़ा, मुख्य और एकमात्र विकल्प माना जाता है वो है शिक्षण कार्य। यद्यपि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां संस्कृत पढ़ के आजीविका प्राप्त की जा सकती है, परंतु उन क्षेत्रों की बात करूं और आजीविका प्राप्त करने वाली कुल संख्या की बात करूं तो वो 2-4% ही ऐसे अभ्यर्थी होते हैं आजीविका प्राप्त करने वालों में जो अन्य क्षेत्रों में आजीविका प्राप्त करते हैं। 90% या 95% मैं मोटा मोटा सा अनुमान करूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। वो 90-95% अभ्यर्थी जो है वो शिक्षण के क्षेत्र में ही आजीविका प्राप्त करते हैं। और ये शिक्षण के क्षेत्र में भी मैं बात करूं तो जो स्नातक करके बीएड कर लेते हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। जो परास्नातक करके बीएड कर लेते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। या जो नेट जेआरएफ और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं वो डिग्री कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है। संस्कृत पढ़ने वाली कुल संख्या का असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर तक पहुंचने में या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयन होने में अगर नंबर देखा जाए, प्रतिशत देखा जाए, तो वो 1% भी नहीं हो पाएगा। वो आधा प्रतिशत या उससे भी कम होगा कुल संख्या की, मैं पूरे भारत की बात करूं तो मेरी आज की वीडियो का विषय यही है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के, वैकेंसीज को लेकर के, आजीविका को लेकर के संस्कृत का भविष्य क्या है। और उसमें भी मैं विशेष रूप से आप लोगों को केंद्र सरकार के जो 3 संस्थाएं हैं, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और ईएमआरएस, इन पर बात करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज होती हैं वो राज्यों में भी अलग अलग समय पर निकलती हैं। अलग अलग राज्य अपने यहाँ कक्षा 10 तक के अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए, अध्यापकों के लिए वैकेंसीज निकालता है। 11-12 के अध्यापक भी निकलते हैं। 11-12 को पढ़ाने के लिए भी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग प्रक्रिया के रूप में अलग अलग समय पर राज्य में वैकेंसीज निकलती हैं और उसमें संस्कृत के वैकेंसीज होती है। उसमें कभी कोई समस्या नहीं होती है। कभी कम तो कभी ज्यादा वैकेंसीज होती है। कभी दहाई के आंकड़े में, कभी सैकड़े के आंकड़े में और कभी कम ही सही। लेकिन जैसे दिल्ली में आप लोगों ने देखा था कि 2021 में 2000 वैकेंसीज निकाली गई थी। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2-3 वैकेंसीज निकली और वो 2000-3000 की संख्या या 4000 की संख्या भी, 5000 की संख्या भी पहुंची है। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में वैकेंसीज निकलती हैं। उस पर भी मुझे कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो केंद्र स्तर पर वैकेंसीज निकलती हैं संस्कृत को लेकर के, केंद्र के 3 विद्यालय हैं। एक नवोदय विद्यालय है जिसमें कि संस्कृत की वैकेंसीज अभी तक नहीं देखी गई हैं। एक केंद्रीय विद्यालय है जो कि दोनों ही संस्थाएं बहुत पहले से कार्य कर रही है। केंद्रीय विद्यालय में हमेशा संस्कृत की वैकेंसीज रही हैं। कभी चयन प्रक्रिया कुछ भी रही है वो अलग बात है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जो है वो संस्कृत की वैकेंसीज रही है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो नई वैकेंसी निकल रही है निकट भविष्य में या 1 महीने से पहले पहले, हो सकता है 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज देखने को मिले। और उनमें संस्कृत की मैं अगर अभी की इस बार का जो संख्या बताऊं, वो केंद्रीय विद्यालय ने आधिकारिक रूप से अपनी वेबसाइट पर भी लिखा है। ये केंद्रीय विद्यालय की एनुअल रिपोर्ट है जो मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से ही दिखा रहा हूं। यहां आप लोग 2023-24 की रिपोर्ट देखेंगे जो कि 20 जनवरी 2025 को पब्लिश हुई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो नई वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें आपको संस्कृत के जो कुल पद मिलेंगे टीजीटी के लिए वो 317 वैकेंसीज यहां पर दिखाई गई है। ठीक ठाक नंबर है केंद्रीय विद्यालय की दृष्टि से। और आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दीजिएगा। कुल 1496 में से 1180 अध्यापक अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 317 वैकेंसीज जो है वो केंद्रीय विद्यालय के लिए है। चयन प्रक्रिया भी ये रहने वाली है कि पहले एक प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। और आप लोग जो हैं अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यय ना करके अगर केंद्रीय विद्यालय में अपना चयन चाहते हैं, जो कि सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है सरकार की दृष्टि से, राज्यों की दृष्टि से, केंद्र की दृष्टि से, वो केंद्रीय विद्यालय है जहां सारी योजनाएं पहले लागू होती है। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय की चयन प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान देकर तैयारी करेंगे तो आप लोगों के पास ये अवसर है। ये बात हुई केंद्रीय विद्यालय को लेकर के। अब मैं नवोदय विद्यालय की बात करूं। नवोदय विद्यालय जो है इसमें कई बार ऐसे प्रयास किए गए कि संस्कृत की वैकेंसीज हमें देखने को मिले, लेकिन नवोदय विद्यालय में जो है वो संस्कृत की वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं आज तक।
उसके कुछ कारण हैं कि दक्षिण भारत की ओर से भी कुछ इसको लेकर के कहा जाता है कि हम यहाँ पर संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, हम तो अपनी क्षेत्रीय भाषा ही पढ़ाएंगे थर्ड लैंग्वेज के रूप में। थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को पढ़ाया जा सकता है, तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में प्रायः और दूसरी बात यह भी है कि जो राज्य है वहां की राज्य की जो अपनी भाषा है वो थर्ड लैंग्वेज के रूप में 22 भाषाएं आप लोग जानते ही हैं। उन 22 भाषाओं में जो राज्य की अपनी अपनी भाषा है उसको प्रायः वरीयता दी जाती है और संस्कृत पढ़ने वाले अभ्यर्थी कम होते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय में जो है वैकेंसीज निकाली जा सकती है, पर क्यों नहीं निकाली गई है आज तक जो है इसको लेकर के थोड़ा विश्लेषण और करना होगा, या किया भी जा रहा है, प्रयास भी किया जा रहा है, परंतु इसके लिए कभी रिक्रूटमेंट भेजा ही नहीं जाता है। जो नवोदय विद्यालय जब विद्यालयों को लिखता है कि आपके यहाँ संस्कृत के कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, तो वहां अध्यापकों की ओर से, प्रिंसिपल्स की ओर से वैकेंसीज ही नहीं भेजी जाती हैं, तो फिर वो उसकी वैकेंसी नहीं निकलती है। इसको लेकर के संस्कृत शिक्षक संघ दिल्ली में जो है उनके द्वारा लंबे प्रयास भी किए गए हैं, वो अभी भी प्रयास करते हैं, बड़े स्तर पर अधिकारियों से मिलते हैं, और केंद्र ने एक पत्र जो है वो सभी नवोदय विद्यालयों को लिखा भी है कि आप संस्कृत के अध्यापकों के लिए वैकेंसी निकालिए, परंतु अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है। तो इस पर तो ये है कि ये कब निकलेगी भगवान जाने। मैं ईएमआरएस को लेकर के बात कर लेता हूं। अभी 2023 में जो है पहली बार ईएमआरएस में बड़े स्तर पर वैकेंसी निकली। एकलव्य जो विद्यालय है 1998 से चल रहे हैं, परंतु पहले बहुत कम विद्यालय थे। अब 740 नए विद्यालय जो है, कुल संख्या 740 ईएमआरएस विद्यालयों की जो है वो की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके लिए अच्छा खासा बजट दिया गया है। 38,000 वैकेंसीज निकालने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से कि पहले चरण में जब 9,000 वैकेंसी निकली थी लगभग, तो उनमें संस्कृत की 450 वैकेंसीज थी। 350 जो है वो टीजीटी के लिए और 97 पद पीजीटी के लिए थे। 450 अभ्यर्थी जो है वो संस्कृत के पदों पर चुन करके गए हैं। उन 450 अभ्यर्थियों में मैं अगर बात करूं तो मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी संपर्क में है, क्योंकि मेरे साथ पढ़ के चयन भी हुआ है बहुत सारे अभ्यर्थियों का, मैंने उन सबसे बात की। तो मैं आपको ईएमआरएस का धरातल बता देता हूं, फिर आप लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी, तथ्यात्मक जानकारी मिल जाएगी। अभी वैकेंसी नहीं आई थी दूसरे चरण में, 23 में तो वैकेंसी निकली थी, पर जो 25 में वैकेंसी निकली है उसमें संस्कृत के पद नहीं दिखाई दिए, और बहुत सारी टिप्पणियां आने लगी, हमारी संस्कृति खतरे में है, संस्कृत को कोई कुछ नहीं समझ रहा है, बिना संस्कृत के ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपने अपने हिसाब से उस पर टिप्पणी भी की है। ठीक है, आपका अपना एक दृष्टिकोण है, अगर ईएमआरएस में वैकेंसी ना आने से संस्कृत खत्म हो जाएगी, ये हो जाए, मैंने मेरी वीडियोस पर ऐसे कमेंट देखने को मिले, तो मैं आपको बता देता हूं कि ईएमआरएस ने वैकेंसी क्यों नहीं निकाली है और क्या आगे ईएमआरएस में वैकेंसी आएगी, ये भी आप लोगों के सामने जानकारी रख देता हूं। तथ्यों पर बात कीजिएगा विद्यार्थियों, कहीं ऐसे ही उकसावे में आकर के आप लोग कुछ भी सोचने और बोलने लगते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा व्यय होगी, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो फिर आपके लिए भविष्य का संकट खड़ा हो जाएगा। ईएमआरएस में जो 450 अभ्यर्थी चुन करके गए हैं, उनमें से सभी अभ्यर्थी लगभग 90-95% अभ्यर्थी या 98% अभ्यर्थी जो हैं वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कम संख्या थी, और उस पर भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम संख्या थी। 2-3 विद्यालय शायद उत्तर प्रदेश में है जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मेरे संपर्क में काफी सारे अभ्यर्थी हैं ईएमआरएस वाले, तो मेरी सबसे बात होती भी है, और सबके द्वारा जो धरातल की जानकारी दी गई है वो जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। हुआ ये कि कुछ अभ्यर्थियों को उड़ीसा मिला, कुछ अभ्यर्थियों को महाराष्ट्र भी मिला, या 1-2 और राज्य जो है जहां पर संस्कृत के लिए अभ्यर्थियों को, संस्कृत के पढ़े हुए, संस्कृत के चयनित शिक्षकों को भेजा गया। पर वहां क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी नहीं थे, संस्कृत को एक विषय के रूप में चुनने वाले अभ्यर्थी नहीं थे, वहां पर थर्ड लैंग्वेज के रूप में जो है वो वहां की अपनी क्षेत्रीय भाषा का चुनाव किया जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र में मराठी पढ़ी जाती है, उड़ीसा में उड़िया पढ़ी जाती है। तो संस्कृत का जो एक न्यूनतम संख्या होती है एक विद्यालय में कि 15 अभ्यर्थी होंगे, 15 विद्यार्थी होंगे, तो एक शिक्षक जो है वो एक विषय चलाया जाए और उसके लिए एक शिक्षक हो। तो वहां के राज्यों में संस्कृत के अभ्यर्थियों को जो है वो पोस्टिंग नहीं दी गई है। जिनको उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि राज्य मिले थे वो भी छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। तो मुख्य रूप से जो है 5 ऐसे राज्य हैं जहां संस्कृत के अध्यापकों को पोस्टिंग दी गई है, वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
राजस्थान कम संख्या है, उत्तर प्रदेश और कम संख्या है, उत्तराखंड बिल्कुल एक दो ही विद्यालय हैं जहां जिनको पोस्टिंग दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इन 5 राज्यों में उत्तराखंड जो है, इनमें जो है वो आप लोगों को संस्कृत के अध्यापक देखने को मिले हैं और सभी जगहों पर संस्कृत के अध्यापक पहुंच गए हैं इन 5 राज्यों में। आगे जो है जहां संस्कृत का अध्यापक नहीं है वहां से जब दोबारा वैकेंसी मांगी गई, दोबारा रिक्रूटमेंट मांगी गई है, तो कुछ प्रिंसिपल नहीं चाहते हैं कि वहां संस्कृत के अध्यापक हों, या कहीं परिस्थितियां नहीं ऐसी बनी है, कहीं अभ्यर्थी नहीं है। तो इस कारण से जब नए वैकेंसीज निकाली गई, जो प्रिंसिपल लेवल पर वैकेंसीज भेजी जाती हैं उनमें प्रिंसिपल्स ने संस्कृत के पद नहीं भेजे हैं। और मैं आपको आगे भी बता देता हूं कि इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं ईएमआरएस में वैकेंसी निकालने के लिए, जैसे कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा लेटर लिखा गया था ईएमआरएस को, संस्कृत के अभ्यर्थियों के द्वारा ईमेल किए गए थे। तो ईमेल को लेकर के तो कुछ बड़ा जवाब ऐसा नहीं मिला स्पष्ट, लेकिन एक लेटर जो है वो उस पर केंद्रीय विद्यालय की ओर से, इस पर ईएमआरएस की ओर से जवाब आया है। प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी जो है वाइस चांसलर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, इन गुरुजी के द्वारा ये एक लेटर लिखा गया था कि ईएमआरएस में वैकेंसी नहीं आई है और उसका ध्यान रखा जाए। तो इन्होंने जो आंसर किया है ना, विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई। आंसर पढ़ लीजिए, आप लोगों को आंसर देखो क्या लिखा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम वैकेंसी निकालेंगे, इन्होंने क्या कहा है, और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि आगे भी ईएमआरएस में संस्कृत की वैकेंसी आने की संभावना लगभग शून्य है। कैसे शून्य है और कैसे वो वैकेंसी आ भी सकती है, मैं ये भी आप लोगों के सामने रखूंगा, बताऊंगा अभी। देखो, आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जो आंसर किया है कि संस्कृत की पोस्ट को लेकर के जो हमें 22 सितंबर को लेटर मिला था, और उसमें इन्होंने बताया कि जो नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड टू फिल द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज फॉर पोस्ट ऑफ ईएमआरएस, द वैकेंसीज वुड बी असेस्ड इन नेक्स्ट फेज। क्या कहा है इन्होंने? संस्कृत पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने कहा कि अगली बार वैकेंसी आएगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि वैकेंसी आएगी, इन्होंने कहा कि जो नया फेज होगा, जब हम उसमें वैकेंसी एसेस करेंगे, कहां किस राज्य में, किस विद्यालय में कौन सी वैकेंसी की आवश्यकता है, तो उन्होंने बताया कि नई वैकेंसी में जो है फॉर नेसेसरी एक्शन, जो आवश्यक कदम उठाया जाएगा वो नई वैकेंसी में उठाया जाएगा। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमें पहले से नहीं पता थी? तो भाई विद्यार्थियों, आप लोगों को बताऊं, ईएमआरएस के जो अध्यापक लग गए हैं उनमें सभी अध्यापकों को बड़े स्तर पर जद्दोजहद करनी पड़ रही है संस्कृत के अभ्यर्थी जुटाने में। 350 लोग टीजीटी में और 97 लोग जो पीजीटी में लगे हैं, वहां कहीं संस्कृत पढ़ने वाले अभ्यर्थी नहीं है, कहीं जो प्रिंसिपल है वो संस्कृत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ अभ्यर्थियों ने, जो कुछ शिक्षकों ने मुझे बताया कि जी हम संस्कृत के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम विद्यार्थियों को जबरदस्ती जो है वो संस्कृत पढ़ो, उसके योगदान क्या है, संस्कृत पढ़ के लाभ क्या है, ये सब समझाते हैं और संस्कृत पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, संस्कृत के निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं। लेकिन जो कुछ प्रिंसिपल हैं जो संस्कृत की महत्ता को समझते हैं वो अनुमति दे देते हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं जो अन्य भाषाएं दिलवा देते हैं कि कई विद्यालयों में शिक्षक खाली बैठे हैं, उनके पास पढ़ाने योग्य अभ्यर्थी भी नहीं है 11th 12th में, या 9th में संस्कृत नहीं ले रहे हैं। तो उनके लेकर के आगे तब वैकेंसीज निकलेंगी जब संस्कृत के पढ़ने वाले अभ्यर्थी होंगे और उनकी डिमांड होगी। और ये डिमांड जो है वो अभी के अनुसार आपूर्ति ज्यादा है संस्कृत के अभ्यर्थियों की, संस्कृत के लेने वाले विद्यार्थी कम है, तो इसलिए नई ईएमआरएस की वैकेंसी में मुझे नहीं लगता कि ये आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब आप कहोगे कि जी आप तो पहले से ही ऐसे बात कर रहे हो, क्या पता आ जाए, क्या पता ना आए। मैं आपको बताता हूं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने क्यों लेकर के आया हूं। मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि एक अभ्यर्थी को वास्तविकता पता होनी चाहिए। आप लोग जो है अपना पूरा ध्यान केंद्रीय विद्यालय पर लगाएं, आप लोग राज्यों की वैकेंसीज पर पूरा का पूरा ध्यान लगाएं। दिल्ली में अभी देखना
कितनी 750 पदों पर वैकेंसीज निकली है। अभी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत जीआईसी में वैकेंसीज निकली हैं, एलटी की, प्रवक्ता की, वहां आप लोग आवेदन कीजिएगा। राजस्थान बहुत समय पर वैकेंसीज निकालता है, ठीक ठाक वैकेंसीज भी निकलती हैं वहां पर, वहां आवेदन करें आप लोग। बिहार में बड़ा नंबर अभी चला ही गया है, बिहार में तो बहुत कम मेरिट हुई है, जिसने आवेदन किया उसका सिलेक्शन हो ही गया है संस्कृत में। तो ऐसे आप लोगों को अलग अलग राज्यों में ध्यान देना चाहिए। ईएमआरएस को लेकर के आगे ऐसी कम संभावना है कि वैकेंसीज आए, तो भविष्य को लेकर के अब आप कहोगे कि जी इसमें केंद्र सरकार क्या प्रयास नहीं। भाई एक बात बताओ, सरकार का क्या काम है? सरकार का काम ये थोड़ा ही है कि विद्यार्थी का हाथ पकड़ करके कहे, या सरकार जो है जबरदस्ती प्रिंसिपल को कहे कि नहीं यहां जो है वो संस्कृत के अध्यापक रखो, जबरदस्ती रखो। एक नियम है, सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है, वहां जितने अभ्यर्थी हैं उनके अनुसार जो है वो वैकेंसीज भेजी जाती हैं, और वैकेंसीज जो हैं वो फिर उन पर रिक्रूटमेंट होती है। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोगों को ईएमआरएस को लेकर के बहुत ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हो गया है, क्योंकि अब संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज नहीं है, इसको लेकर तर्क ये दिया जाता है कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है, इसलिए अध्यापक की भी आवश्यकता नहीं है, विद्यालयों के द्वारा ये लिख के दे दिया जाता है। तो दिल्ली संस्कृत शिक्षक संघ ने बहुत सारे अलग अलग या केंद्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के, संस्कृत के लोगों के साथ मिलकर के संस्कृत के कैंप लगाए, अलग अलग नवोदय विद्यालय में संस्कृत के कैंप लगाए संस्कृत को सिखाने के लिए, और वहां संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। फिर विद्यार्थियों ने लेटर लिख करके दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कृत पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं अभ्यर्थी, चाहते हैं, उन्हें प्रेरित किया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि संस्कृत के अभ्यर्थी आए, तो हमें बड़े स्तर पर जो अपने आसपास रहने वाले लोगों को, विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा वो संस्कृत पढ़े। पर कितना प्रैक्टिकल है ये? कहां ऐसा होता है? और किसी राज्य के लिए और किसी भाषा के लिए तो इतना प्रेरित नहीं करना पड़ता है। अब मेरा दूसरा विषय शुरू होता है। मैं आप लोगों के सामने एक बात रखनी चाहता हूं, जो विशेष निवेदन भी करना चाहता हूं, और मेरी बात अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए, तो इस पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मैंने केवीएस नवोदय विद्यालय ईएमआरएस के भविष्य आप लोगों के सामने रखा, और बाकी राज्यों में जो वैकेंसीज निकलती है उन पर भी आप लोगों के सामने बात की। परंतु ऐसा क्यों है कि बाकी भाषाएं हैं या बाकी विषय हैं, कभी इनको बचाने के लिए कोई दिवस नहीं मनाना पड़ता? कभी आप लोगों ने जो है हमें जो है बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं कि संस्कृत खतरे में है, संस्कृत का ये हो गया है। हमें दुनिया भर के व्याख्यान सुनने को मिलते हैं कि संस्कृत में ऐसा है, संस्कृत में वैसा है। सब जानते हैं संस्कृत में विज्ञान है, सब जानते हैं संस्कृत में गणित है, सब जानते हैं विमान शास्त्र बनाया गया सबसे पहले संस्कृत में, सब जानते हैं पदार्थ विद्या, अणु विद्या, बिग बैंग थ्योरी आज पढ़ रहे हैं हम लोग। सारा ज्ञान विज्ञान दुनिया भर का सबसे पहले संस्कृत में है। आप भी जानते हैं, पर हम भी जानते हैं। परंतु हमारे संस्कृत पढ़ के, या संस्कृत का कौन सा पाठ्यक्रम है किसी विश्वविद्यालय का जहां विमान शास्त्र पढ़ाया जाता हो? कालिदास पढ़ने में आप लोगों को, मुझे भी बहुत रस आता है, आप लोगों को भी रस आता है, लेकिन जो पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग, गुरुजन हैं, जब वो पाठ्यक्रम बनाते हैं तो वो ये क्यों नहीं देखते कि संस्कृत को एक रिलेवेंट भाषा बनाया जाए? जो संस्कृत का ज्ञान विज्ञान है वो केवल पुस्तकों तक सीमित है। अगर आज आप में से संस्कृत के विद्यार्थियों को खड़े होकर के कहा जाए कि एक तथ्य जो है वो ऐसा रख दीजिए जो साइंस का संस्कृत में है, तो संस्कृत में तथ्य है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन हम किसी भीड़ के सामने जो है वो तथ्य समझा नहीं पाएंगे। तो ये कारण है कि संस्कृत जो है, संस्कृत को अगर कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो संस्कृत का पाठ्यक्रम बनाने वाले हम लोगों के द्वारा, संस्कृत पढ़ने वालों के द्वारा, संस्कृत पढ़ाने वालों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। संस्कृत को जो है, अगर हम लोग संस्कृत के मैं बहुत विवादास्पद बात कह रहा हूं ये, और मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये व्यक्तिगत विचार है, तो आप लोग इस पर टिप्पणी करने में पूरे स्वतंत्र भी हैं। आप लोग टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आगे जब कभी पाठ्यक्रम बने, जब उसमें हम लोग जो हैं श्रृंगार के काव्य लगाते हैं, मुझे श्रृंगार के काव्य लगाने में आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात से है क्यों हमें जो है वो संस्कृत में जो ग्रंथ गणित के लीलावती हैं, जब हमें बृहत संगीता देखने को मिलती है, जब हमें सम्रांगण सूत्रधार वास्तु का ग्रंथ देखने को मिलता है, स्थापत्य का, इंजीनियरिंग का, हमें मयमतम इंजीनियरिंग का देखने को मिलता है, इतने सारे ग्रंथ हैं जो कि ज्ञान विज्ञान को परोसते हैं,
लेकिन उनको नहीं पढ़ाया जाता। हम आज भी मैक्स मूलर का भाष्य जो है वो यूजीसी नेट के प्रश्नों में पूछते हैं। हम आज भी कीथ के द्वारा लिखा हुआ विषय जो है वो पेपर में पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्या रिलीवेंट है वो? क्यों रिलीवेंट है वो? ठीक है, उसे पूछिए, मुझे इस पर भी इतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हमें जो है पाठ्यक्रम में संस्कृत का आधुनिक विषयों से संबद्ध विषय क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं? जब हम एमए संस्कृत में, बीए में जो है हमें संस्कृत का एक भी ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत करता हुआ विषय नहीं पढ़ाया जाता है। तो पाठ्यक्रम संस्कृत का नुकसान करने में जो है वो संस्कृत के लोगों का योगदान है, न कि इन व्यवस्थाओं का। अगर संस्कृत को कंप्यूटर की भाषा कहा जाता है, व्याख्यानों में कहा जाता है, केवल धरातल पर कितना काम हो रहा है, मैं यहां खड़ा होकर के मुझे वो, अगर किसी वैकेंसी में, नौकरी वाली वैकेंसी में जो है संस्कृत का कोई ऐसा विषय लगा दिया जाए जो कि ज्ञान विज्ञान वाला हो, तो सारे के सारी दुनिया उस विषय को पढ़ने भागेगी। लेकिन क्या है ना, पाठ्यक्रम में पढ़ाया वही जाएगा जो बहुत आसानी से गुरुजी कुर्सी पे बैठ के पढ़ा दे। मैं पूरी व्यवस्था पर टिप्पणी कर रहा हूं और बहुत बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा बुद्धि विक्षिप्त हो गई और मैं तब ये बात बोल रहा हूं। तो भाई विद्यार्थियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका भला हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो दुनिया में हमें संस्कृत वालों को पूजा जाए, दुनिया पूजना चाहती है लेकिन पूजवाने की योग्यता हम लोगों में नहीं है। हम संस्कृत के अभ्यर्थी खड़े होकर के संस्कृत के ज्ञान विज्ञान को लेकर के एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते हैं, तो फिर हम काहे को संस्कृत में ज्ञान विज्ञान, ये भाषा, ये संस्कृति और ये सब बातें करते हैं। हमें इन बातों को करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम जब बनाया जाए तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि संस्कृत को रिलेवेंट भी रखने का प्रयास किया। और ऐसा नहीं है कि रिलेवेंट नहीं है, प्रासंगिकता नहीं है। ऐसा कौन सी विधा है जिसकी प्रासंगिकता नहीं है? आज साइंस में दो लोग जो हैं वो मिल करके एक छोटा सा विमान 1 किलोमीटर उड़ा दें तो उनकी अखबार में चर्चा छपती है। हमारे यहाँ पुष्पक विमान उड़ रहा है, उसके उदाहरण मिल रहे हैं, विमान बनाने की पूरी प्रक्रिया मिल रही है। और आज की डेट में जो है, जब इतना बड़ा पोल्यूशन होता है, क्यों हमारे द्वारा जो है वो ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत करके उसका समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाता? ये संस्कृत के विद्वानों की जो है शिथिलता भी है, हम लोगों की शिथिलता है। मैं स्वयं को भी इसके लिए दोषी मानता हूं कि और मैं आपको भी इसके लिए बता रहा हूं कि हम चाहते हैं कि हम पूजे जाएं, तो इसके लिए ये बिना बात के आंदोलन करके कुछ नहीं होगा कि संस्कृत को खतरे में कर दिया, ये है वो है। हमें ये आदत पड़ गई है कि हम बैठे रहें, दुनिया आकर के हमारे पैर पूजे। हमें भले ही 2 अक्षर भी ना आए कि भाई संस्कृत में क्या लिखा गया है, लेकिन हमें दुनिया पूजे। क्यों पूजेगी दुनिया? नहीं पूजेगी। प्रैक्टिकल जो संभव है, जो किया है वही किया जा सकता है। प्रैक्टिकली ये बिल्कुल संभव नहीं है कि दुनिया जो है हमें यूं ही पूजे। अगर दुनिया संस्कृत के विद्यार्थियों को पूजे तो उसके लिए संस्कृत के अभ्यर्थियों को भी ये करके दिखाना होगा। संस्कृत में वो पाठ्यक्रम पढ़ाना होगा जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा है। और हम कृतज्ञता के भाव से भी पूरी तरह से आप्लावित हो रहे हैं इस कारण से, जिन ऋषियों मुनियों ने इतना सारा ज्ञान हमें दे दिया है और हम उसे पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये हम कृतज्ञ होने की बजाय कृतज्ञ हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैकेंसीज निकलती रहती हैं, योग्य अभ्यर्थियों का चयन होता आया है, आगे भी होता आएगा। आपको तय करना है कि आप योग्य बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दीपावली के अवसर पर आप लोगों के सामने वीडियो रख रहा हूं, बहुत भावना से ये वीडियो रख रहा हूं। किसी कुठाराघात या आक्षेप के कारण मैं ये वीडियो नहीं रख रहा हूं। बढ़ रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं इन भावों के साथ आप लोगों के बीच में ये वीडियो रख रहा हूं। मैं एक विचार रख करके बताना चाहता हूं कि कहीं आप लोगों के मन में विचार पल्लवित पुष्पित हो और हम इसके लिए इस दिशा में कदम बढ़ाएं। और कृतज्ञता के भाव से जो ऋषि ऋण है, उस ऋषि ऋण से ऋण होने का एकमात्र विकल्प यही है जब उनके ज्ञान विज्ञान को पढ़ा जाए। नमस्ते, आप लोगों को जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अगर कहीं कुछ ऐसा मैंने बहुत प्रयास किया है कि मेरी भाषा मर्यादित रहे, मेरी विचार मर्यादित रहे, और कहीं अगर ऐसा कोई बात मेरे से हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांग लेता हूं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप टिप्पणी जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, लेकिन संस्कृत के लिए जो है जो प्रयास हमें करना चाहिए वो कीजिएगा। नमस्ते।